रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 12 का इतिहास का अध्ययन करेंगे। भारत का वैभवपूर्ण अतीत पार्ट फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे सिंधु स्थापत्य कला के बारे में। जो अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तो उसकी स्थापत्य कला है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं नगर नियोजन। नगर नियोजन का मतलब क्या होता है कि उस सभ्यता में जो नगर का निर्माण था, ठीक है ना, नगर जो था वहाँ पे सड़कें कैसी थी, किस तरह के मकान हुआ करते थे, ठीक है ना, वहाँ पे जो किस तरह की ईंटों का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना, घरों में क्या क्या सुविधाएं होती थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सिंधु स्थापत्य कला में नगर नियोजन इस प्रकार है कि उस समय की जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो ये थी कि सुनियोजित नगर नियोजन इसकी प्रमुख विशेषता थी। सुनियोजित नगर नियोजन इसकी प्रमुख विशेषता थी। मतलब इतने नियोजित ढंग से इस नगर को बसाया गया कि जो वर्तमान में आज हमारे जो बड़े बड़े सिटी वगैरह होते हैं उसी की तर्ज पर ये नगर बसे हुए थे। ऊंचे चबूतरे पर गढ़, गढ़ का मतलब होता किला। जो शासक वर्ग थे जो उस समय शासन करते थे, ठीक है ना, तो शासक वर्ग के रहने के लिए क्या है कि ऊंचाई पर जो महल बने होते थे, गढ़, उनको गढ़ कहते थे। तो ऊंचे चबूतरे पर गढ़, वह समतल भूमि पर नगर स्थित है। नगर में क्या होता था कि जो जनता थी वो नगर में निवास करती थी और गढ़ पे जो थे वो शासक वगैरह रहते थे। उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है ना, तो वो क्या है कि गढ़ में निवास करते थे और जो नगर है उसमें जो आम जनता वो नगर में निवास करती थी। तो ऊंचे चबूतरे पर तो गढ़ हुआ करते थे और समतल भूमि पर नगर स्थित होते थे। जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी। मतलब इस तरह से इस सड़क पे जैसे ये सड़कें हैं तो एक दूसरे को इस तरह से काटती थी। बीच में चौराहा हुआ करता था। इधर मकान हो कहते थे, मकान, ठीक। तो इस तरह से नगर नियोजन था कि भाई चारों तरफ तो कॉलोनीज वगैरह हुआ करती थी, ठीक है ना, और बीच में ये जो दोनों तरफ सड़कें होती थी और ये एक दूसरे को किस पे काटती थी, समकोण पर काटती थी और चौराहा बनता था उस समय। तो आजकल की सड़कें भी ऐसी होती है, बड़े बड़े जो महानगर हैं उनकी सड़कें भी किस पे काटती है, समकोण पे काटती है। तो उस समय के नगर भी उस समय की जो सड़कें थी वो किस पे काटती थी, समकोण पे। तो देखो क्या पढ़ा आपने कि ऊंचे चबूतरे पर गढ़ व समतल भूमि पर नगर स्थित हुआ करते थे। समकोण पर काटती सड़कें, सड़कों की चौड़ाई 9 से लेकर 34 फीट हुआ करती थी, ठीक है ना। अब देखो कि 9 फीट से 34 फीट का मतलब क्या है कि 9 फीट तो सबसे कम जो चौड़ाई होती थी, एक 9 फीट सबसे छोटी सड़कें ले सकते हैं, हम ग्रामीण सड़कें ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रामीण सड़कें जैसे होती थी वहाँ पे तो 9 फीट की चौड़ाई हुआ करती थी। लेकिन 34 फीट तो बहुत ज़्यादा होता है। तो 34 फीट उस समय क्या था, एक राजमार्ग हो सकता था। ये जो बड़े बड़े जो राजमार्ग हाईवे वगैरह होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो उस समय 34 फीट का क्या हुआ करता था, राजमार्ग हो सकता था, यह राजमार्ग था। बड़ी ईंटों की आकृति का अनुपात 1:2:4 था, ठीक। इस अनुपात में बड़ी ईंट बनाई जाती थी। इसके बाद सामान्यतः ईंट की साइज, जो नॉर्मल जो ईंट की साइज हुआ करती थी, ठीक है ना, उसकी साइज क्या होती थी, 7.5x15x30। ऐसा कह सकते हैं कि 7.5 इंच तो इसकी मोटाई हुआ करती थी, 15 इंच इसकी जो चौड़ाई हुआ करती थी और 30 इंच इसकी लंबाई हुआ करती थी। ये होगी मोटाई, लंबाई और चौड़ाई और लंबाई। तो 7.5 इंच तो इसकी मोटाई हुआ करती थी ईंट की और 15 इंच इसकी चौड़ाई हुआ करती थी, 30 इंच की लंबाई होती थी। तो इस तरह से देख सकते हैं, जैसे ये ईंट है, ठीक है ना, तो इसकी जो चौड़ाई है ये तो हो गई 15 इंच और इसकी जो लंबाई है ये हो गई 30 इंच। इस ईंट की जो साइज है, ये जो मोटाई है ये हो गई 7.5 इंच। इस तरह से ईंट होती थी। परकोटे के लिए, परकोटा क्या होता था, बड़ा होता था। ये परकोटा बड़ा होता है ना, जैसे किसी दुर्ग के ये किला है, ये अपने किला बना दिया, ठीक है ना, इसके चारों ओर दीवार होती थी, ठीक है ना, तो दीवार क्या होती थी, मोटी मोटी बनाई जाती थी। तो इसके लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था।
तो उस समय जो परकोटा है वो भी ईंटों का बना होता था। तो परकोटे के लिए 10 इंच तो मोटी ईंट होती थी, 20 इंच उसकी चौड़ाई होती थी और 40 इंच उसकी लंबाई होती थी। तो इतनी बड़ी बड़ी ईंटें उसमें उपयोग में। तो परकोटे की जो ईंट की साइज़ थी वो 10, 20, 40 के अनुपात में होती थी। नॉर्मल जो ईंट होती थी वो 7.5, 15, 30 इंच की होती थी। अब आगे पढ़ते हैं। भूमिगत नालियाँ, मतलब जो नालियाँ थी भाई, घरों से पानी तो निकालने के लिए भी घरों में से जो पानी वगैरह होता था, ठीक है ना, जैसे नहाते थे बाथरूम वगैरह में, ठीक है ना, किचन में खाना वाना बनाते थे तो उसके जो बर्तन वर्तन साफ करते थे उसका जो पानी था वो नालियों के द्वारा भरा जाता था। और नालियाँ घरों में किस प्रकार की पाई जाती थी? भूमिगत नालियाँ पाई जाती थी, मतलब अंडरग्राउंड नालियाँ पाई जाती थी। प्रत्येक घर में 3 से 4 क्या होते थे? कमरे होते थे, ठीक है ना, मतलब 3 से 4 कमरे होते थे। मतलब इतने बड़े बड़े मकान हुआ करते थे उसमें 3 से 4 तो क्या होते थे? कमरे होते थे। उसमें स्नानागार हुआ करता था, मतलब बाथरूम, स्नानागार हुआ करता था, शौचालय, ठीक है ना, शौचालय भी हुआ करते थे उस ज़माने में, उस समय में पाठशाला हुआ करती थी, ठीक है ना, स्टडी रूम जिसे बोलते हैं अपन। आज के ज़माने में स्टडी रूम होता है, उस समय पाठशालाएँ बोलते थे। तो पाठशाला हुआ करती थी। और हर घर में कुआं होता था, पानी की व्यवस्था के लिए क्या होता था? कुआं होता था। जब इसकी खुदाई हुई तो उसमें कुएं के भी हमें क्या मिले? साक्ष्य मिले। तो इसका मतलब हर घर में क्या हुआ करते थे? कुएं भी हुआ करते थे पानी की व्यवस्था के लिए। मध्य में आंगन होता था, ठीक है ना, घर में जो आंगन होता है तो जो मकान है उसके बीचों बीच क्या होता था? आंगन होता था। जल निकास की जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु सरस्वती सभ्यता में थी उतनी विश्व में कहीं पर भी नहीं थी। मतलब क्या है कि जो जल की निकास की व्यवस्था थी, मतलब जल निकलता था, जो बेकार वेस्ट पानी निकलता था, वेस्ट वाटर में निकलता था, ठीक है ना, बेकार का जो पानी निकलता था उसको निकालने के लिए मतलब नालियाँ बनाई जाती थी अंडरग्राउंड। तो जितनी अच्छी व्यवस्था सिंधु सरस्वती सभ्यता में थी ना जल की निकास की, उतनी नालियाँ भी हो सकती थी। हो सकता बाढ़ का पानी है तो बाढ़ का पानी भी उस शहर से बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े नाले बनाए जाते थे, ठीक है ना। तो जल निकास उसको भी ले सकते हैं, पर भी जैसे बारिश के समय बाढ़ आती थी तो बाढ़ आने के लिए जो पानी था शहरों में भर जाता था, नगरों में भर जाता था, तो उस बाढ़ के पानी को निकालने के लिए भी बड़े बड़े नाले की व्यवस्था की जाती थी, बांध बनाए जाते थे। तो उस तरह से जल निकास की जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु सरस्वती सभ्यता में थी उतनी विश्व में कहीं पर भी नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा जो मिस्र की सभ्यता है वो पक्की ईंटों से प्रभावित। अपने यहाँ तो उस समय पक्की ईंटें भी मिली है भाई, जितनी भी ईंटें मिली है पक्की मिली है, ठीक है ना, पक्की ईंटों के भवन मिले हैं। लेकिन मिस्र की सभ्यता भी पक्की ईंटों मिस्र की सभ्यता में भी मतलब क्या है, पक्की ईंटों का उपयोग नहीं होता था। वो भी मतलब पक्की ईंटों से जानकार नहीं थे, वो भी कच्ची ईंटों का ही प्रयोग करते थे। जबकि अपने यहाँ पे जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है यहाँ पे पक्की ईंटें मिली है, पक्की ईंटों से बने हुए भवन मिले। गंदा पानी नालियों द्वारा नगर के बाहर पहुंचता था, मतलब नगर जो गंदा पानी है वो नगर के बाहर पहुंचाने के लिए भी नालियों का उपयोग किया जाता था। मतलब नालियाँ इतनी बड़ी हुआ करती थी कि पूरे नगर का पानी शहर से बाहर, नगर से बाहर पहुंच जाता था। नगर नियोजन को आगे बढ़ते हैं। नालियों को जोड़ने व प्लास्टर में जिप्सम व चूने का प्रयोग नालियों को जोड़ने व प्लास्टर में जिप्सम व चूने का प्रयोग करते थे। मतलब क्या, आज भी जो सीमेंट है उसको बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और चूने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन उस समय भी ये टेक्नोलॉजी उस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे और वो क्या करते थे, जो प्लास्टर के लिए, जो नालियों को क्या है कि जोड़ने के लिए प्लास्टर के लिए जिप्सम और चूने का प्रयोग करते थे, जिससे क्या है कि ये वाटर प्रूफिंग का काम करता था। नालियों के बीच बीच में चेम्बर बनाए जाते थे। जैसे ये नाली है, इसके बीच में क्या बना दिया? चेम्बर बना दिया, ठीक है ना। तो इसमें जब पानी आता है तो इसमें क्या है, कूड़ा करकट क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये कूड़ा क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और बाकी जो पानी इधर से निकल जाता है। तो इसमें से क्या है, इसका कूड़ा करकट साफ कर दिया जाता था। तो मतलब क्या है कि नालियों के बीच बीच में चेम्बर भी दिए होते थे, जिससे नालियों में इकट्ठा कूड़ा करकट निकाला जाता था। आगे बात समझ में? तो इस तरह के नगर नियोजन की व्यवस्था थी उस समय। इस तरह के नगर नियोजन मतलब उस समय नगर की जो व्यवस्था थी इस प्रकार से थी। अब इसके बाद अपन स्नानागार पे आते हैं, ठीक है ना। विशाल स्नानागार, मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं, स्विमिंग पूल। वो इस तरह से था कि ये तो स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है ना। इसके फिर यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, इस तरह से, इस तरह सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। इधर दीवारें थी और इसमें पानी भरा होता था,
ठीक है ना। तो सीढ़ी, तो इसको कह सकते हैं स्विमिंग पूल। इसकी जो गहराई थी वो 8 फीट थी, ठीक है ना। इसकी जो लंबाई थी वो 29 फीट थी और 23 फीट इसकी चौड़ाई हुआ करती थी। तो विशाल स्नानागार, तो देखो सबसे बड़ा जो स्नानागार है भाई सिंधु घाटी सभ्यता में, सबसे बड़ा जो स्नानागार मिला है वो किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण भवन भी कौन सा माना गया? फिर इसको विशाल स्नानागार को ही माना गया है। आकार में 29 इंटू 23 इंटू 8, मतलब 8 फीट तो गहरा, 23 फीट चौड़ा और 29 फीट लंबा इसकी साइज मानी गई है। ईंटों की इसमें क्या हुआ करती थी? सीढ़ियाँ। भाई स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में उतरने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कूदेंगे। तो उस समय क्या सीढ़ियाँ होती थी, जिसको तैरना नहीं आया वो भी वहाँ पे जाके नहा सकता है, स्नान कर सकता है। तो ठीक है ना। तो ईंटों की सीढ़ियाँ बनाई गई, 3 तरफ बरामदे बनाए गए, ठीक, 3 तरफ इसमें क्या बनाए गए? बड़े बड़े बरामदे बनाए गए। फर्श व दीवारों पर ईंटों का प्रयोग किया गया। फर्श भी किसकी बनी हुई थी? ईंटों की। और दीवार भी किसकी बनी हुई थी? ईंटों की बनी हुई थी। और वही उसमें जिप्सम का प्रयोग किया गया है, जिससे पानी, जो दीवारें है वो वाटरप्रूफ हो जाए, पानी उसमें निकले नहीं। पानी है ना, पास में ही कुएं के अवशेष भी मिले। भाई स्विमिंग पूल बनाएंगे तो पानी भी तो उसमें रखना पड़ेगा ना, बिना पानी के क्या करोगे स्विमिंग पूल का, ठीक है ना। तो पास में ही क्या है? कुएं के अवशेष भी मिले, जिससे जल की व्यवस्था की जाती थी। आ गया समझ में? भाई कुएं में से पानी भर के किस में रखा जाता था? स्विमिंग पूल में भरा जाता था, ठीक है ना। अब पहले बात तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? महत्वपूर्ण भवन स्विमिंग पूल, विशाल स्नानागार, ठीक है ना। इसके अलावा साइज 29, 23, 8, ईंटों की सीढ़ियाँ, 3 तरफ बरामदे, फर्श व दीवारों पर ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पास में ही कुएं के अवशेष मिले हैं, जिससे जल की व्यवस्था की जाती थी। और उत्तर दिशा में छोटे छोटे 8 स्नानागार भी, मतलब छोटे छोटे स्नानागार भी इसमें मिले हैं। अगली इमारत पढ़ते हैं, विशाल अन्नागार। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। अन्नागार होता अन्न रखने के लिए जो कक्ष बनाए जाते थे, ठीक है ना, उसके लिए, क्योंकि बड़े बड़े मकान हुआ करते थे, तो बड़ी बड़ी फैमिली रहती थी, बड़े बड़े परिवार थे, मतलब संयुक्त परिवार के अवशेष मिले। भाई वहाँ पे क्या है कि एक ही रसोई में 7-8 चूल्हे मिले हैं, ठीक है ना, खाना बनाते हैं ना, तो ठीक है ना, एक ही मकान में 7-8 चूल्हे मिले। तो इसका मतलब क्या है कि परिवार बड़े हुआ करते थे। तो उसके लिए क्या है कि अन्न के जो भंडार है वो भी बड़े हुआ, अन्न का स्टोरेज करके रखते थे वो लोग। तो जो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा का अन्नागार 2 खंडों में विभाजित था और पानी से बचाव हेतु ऊंचे चबूतरे पर बना था, ठीक है ना। हड़प्पा का जो अन्नागार था वो किसमें विभाजित था? 2 खंडों में विभाजित था और पानी से बचाव के लिए ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था। जैसे कि 2 खंडों में कैसे? जैसे एक खंड तो ये हो गया और एक खंड ये हो गया, ठीक। 2 खंडों में था, इधर 6 कमरे तो इधर होते थे, 6 कमरे इधर और 6 कमरे इधर, 6 कमरे इधर। तो 6 कमरे तो इधर होते थे, 6 कक्ष और 6 कक्ष, और इसकी जो बीच की दूरी होती थी वो होती थी 23 फीट। इस तरह के इसमें क्या होते थे? अन्नागार हुआ करते थे। तो देखो प्रत्येक खंड में 6-6 की पंक्तियों में भंडारण कक्ष थे। आगे बात समझ में? 1 2 3 4 5 6 कक्ष हुआ करते, 6 इधर और 6 इधर। दोनों के मध्य 23 फीट की दूरी थी। मतलब जो दोनों कक्ष है, दोनों जो खंड है, इनके बीच में कितनी दूरी थी? 23 फीट की दूरी थी। इसका प्रवेश द्वार रावी नदी के ओर से था। मतलब इसका जो प्रवेश द्वार था इस यहाँ पे जाने का, तो इधर या इधर किसी भी तरफ एक रावी नदी बहती होगी, तो वहाँ से क्या था? प्रवेश द्वार था। इसका प्रवेश द्वार रावी की ओर से था। ऐसे अन्नागार, मतलब इतने बड़े बड़े अन्नागार मिस्र की मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ के नगरों में भी हुआ करते थे, क्योंकि मिस्र की जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। समकालीन मतलब होता है कि एक ही समय में 2 लोगों का शासन, जैसे बोला समकालीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिस समय ये सभ्यता पनपी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी समय मिस्र में भी एक मेसोपोटामिया नाम की सभ्यता का विकास हुआ। दोनों एक ही समय की सभ्यता है। अभी बोले कि मोदी जी के समकालीन अमेरिका में कौन? ये जो मोदी जी है अपने,
इसके समकालीन कौन है भी अमेरिका में, तो अपन कह सकते हैं इनके समकालीन ओबामा भी था और इनके समकालीन डोनाल्ड ट्रंप भी है। समकालीन हुआ नहीं हुआ? उसी प्रकार क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी समकालीन सभ्यता क्या थी मिस्र में? मेसोपोटामिक सभ्यता। और इस सभ्यता से भी किसके मतलब ऐसे नगार कहाँ से मिले? मेसोपोटामिक सभ्यता से भी मिले हैं। तो ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। आगे का जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे विशाल जलाशय, ठीक है ना, तालाब, स्टेडियम के बारे में पढ़ेंगे, बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे, विशाल बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जहाँ पे जहाज़ों से आना जाना रहता था। ठीक है ना, तो इस तरह से कि हम और जो इमारतें वगैरह है और जो स्थापत्य कला है सिंधु घाटी सभ्यता की, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।